अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 15वीं किस्त बदरूहों का मस्कन का पहला हिस्सा। रात बड़ी पुरस्रार थी, चारों तरफ खामोशी थी। सहरा में दूर दूर तक किसी की आवाज़ सुनाई न देती। आसमान पर चांद कहीं भी नहीं था। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में रेत के छोटे छोटे ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे, जिन पर तेज़ हवाओं के तूफान ने लहरें डाल रखी थी। नाग और अंबर दोनों आंखें खोले दूर रात की महकी महकी तारीकी में देखने की कोशिश कर रहे थे कि शेर के आगे लाश पड़ी है या वो क्या चीज़ है जिस पर शेर झुका हुआ है। नाग अंबर से कह चुका था कि उसे किसी इंसान की लाश मालूम होती है। अंबर ने गौर से देखा और कहा, शायद किसी इंसान ही की लाश है, मगर शेर इसे खा क्यों नहीं रहा। मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए कि असल माजरा क्या है। दोनों दोस्त रेत पर लेटे ही लेटे कोहनियों और घुटनों के सहारे आगे बढ़ने लगे। जब वो शेर के करीब पहुंच गए तो रुक गए। वो रेत के एक छोटे से ढेर के पीछे पीछे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग किस्म का आदमी रेत पर लेटा हुआ है और शेर उसके पास खड़ा कभी उसे सूंघता है और कभी आसमान की तरफ देखता है। अंबर और नाग फौरन समझ गए कि वो कोई मुसाफिर है जो बेसुध सो रहा है और शेर बेखबर है। शेर उस आदमी को हड़प करने की तैयारियां कर रहा है। अंबर ने नाग से कहा, अगर शेर ने उस बुजुर्ग पर हमला कर दिया तो मैं इसकी मदद करूंगा। नाग ने कहा, तुमसे ज़्यादा उसकी मदद मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों बुजुर्ग आदमी की मदद करेंगे, लेकिन अगर शेर चला गया तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमने नेकी और सच्चाई की ज़िंदगी पर चलना है। हम उस वक्त तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक शेर खौफनाक अंदाज में धाड़ा। उसकी धाड़ सारे सहरा में गूंज उठी। सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हड़बड़ा कर उठ बैठा और शेर को अपने ऊपर देख कर काँपने लगा। शेर ने ज़ोर से पंजा मारा जो उस आदमी के पहलू में रेत पर पड़ा। अब अंबर और नाग के लिए ज़रूरी हो गया कि वो इस बेगुनाह मुसाफिर की जान मुजी शेर से बचाएं। चुनाचे अंबर ने ज़ोर से एक चीख मारी और लपक कर शेर के सामने आ गया। अंबर जानता था कि शेर उसका बाल तक बेका ना कर सकेगा। शेर ने एक और इंसान को रेत के टीले में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो बुजुर्ग इंसान को छोड़कर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर यही तो चाहता था। असल में शेर की मौत उसे अंबर की तरफ ले आई थी। शेर ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन में पंजा मारा। शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर वो भैंसे की गर्दन पर मारे तो उसके 2 टुकड़े करके रख दे, मगर अंबर की गर्दन पर शेर का पंजा पड़ा तो शेर को यूं लगा जैसे उसे किसी ने लोहे की दीवार पर पंजा मार दिया हो। शेर का पंजा सुन्न होकर रह गया। उसने दूसरा पंजा अंबर के सर पर मारा तो दूसरा पंजा भी जख्मी होकर सुन्न हो गया। अब अंबर के हमला करने की बारी थी। उसने शेर की दुम पकड़कर अपनी तरफ इस जोर से खींची कि वो शेर के जिस्म से अलग हो गई। शेर जोर से धाड़ा और उसने अपना पूरा मुंह खोलकर अंबर को हड़प करने की कोशिश की। अंबर फौरन एक तरफ खौट गया। इतने में नाग भी वहाँ पहुँच गया। उसकी कमर में खंजर बंधा हुआ था। उसने पीछे से आकर बड़ी ज़ोर से खंजर शेर के पेट में घोंप दिया। शेर ने पीछे मुड़कर देखा ही था कि अंबर ने दोनों हाथों का एक मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से शेर की कमर पर दे मारा। शेर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और रेत पर गिर पड़ा। उसका निचला धड़ पत्थर का हो चुका था। अगले धड़ से जान निकल चुकी थी। वो ज़मीन पर पड़े पड़े धाड़ने और हाथ पाँव मारने लगा। वो बुजुर्ग इंसान उठकर परे हटकर खड़ा हुआ। जब शेर ख़त्म हो गया तो उसने अंबर और नाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं किस ज़ुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हिम्मत करके मुझे बूढ़े जी की जान बचाई। अगर तुम मेरी मदद को ना पहुंचते तो शेर मुझे खा गया होता और मेरी बेटी मारिया रो रो कर अपने बाप के गम में जान दे देती। अंबर ने कहा, बाबा, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम आपकी मदद करते, मगर ये बताएं कि आप इतने बेफिक्र होकर क्यों सो रहे थे। बुजुर्ग इंसान ने बताया, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ मजूसी है। मैं आतिश परस्त था, लेकिन निजात दहिंदा यसू पर ईमान लाकर मैंने आग की पूजा छोड़ दी। मैं बैतुल लहम की एक बस्ती में अपनी बेटी मारिया के साथ रहता हूँ। हमारा अंजीरों का बाग है जिस पर हमारी गुजर बसर होती है। बाबा, तुम सदूम कैसे आ गए? सदूम में अंजीरों के एक व्यापारी से कुछ पैसे लेने आया था। अब वापस अपने गाँव में जा रहा था कि रास्ते में रात हो गई और मैं घड़ी 2 घड़ी के लिए सो गया। नाग ने कहा, खुदावंद का शुक्र है कि हम पहुँच गए और तुम्हारी जान बच गई। हम लोग भी उसी निजात दहिंदा से मिलने की आरजू लेकर बैतुल लहम जा रहे हैं। मजूसी खुश होकर बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग मेरे मेहमान बनकर मेरे घर में रहना।
तुम्हें मेरे कच्चे मकान में ज़्यादा आराम तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं और मेरी बेटी मारिया तुम्हारी खिदमत करेंगे। अंबर ने कहा, शुक्रिया बाबा, हम आपकी मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। अंबर ने उसके बाद मजूसी से अपना और नाग का यूं तारुफ करवाया, मेरा नाम अंबर है और मेरे दोस्त का नाम नाग है। हम सदूम से अजीम निजात दहिंदा यसू का नाम सुनकर वहाँ जा रहे हैं। क्या हम उस अजीम हस्ती से मिल सकेंगे? मजूसी ने कहा, क्यों नहीं, उस अजीम हस्ती का दर सबके लिए खुला है। वो गरीबों और दुखियों का रखवाला है, वो सबसे मोहब्बत करता है। उसके बाद अंबर और नाग बुजुर्ग मजूसी के साथ बैतुल्लाहम की जानिब रवाना हो गए। दरिया के किनारे सफ़र करते करते उन्हें सुबह हो गई। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। वो चलते गए, जूं जूं दिन निकलता गया धूप और गर्मी तेज़ होती गई। जब गर्मी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने एक जगह साया देखकर पड़ाव डाल लिया। बूढ़ा मजूसी चलते चलते थक गया था, वो जल्द ही सो गया। अंबर और नाग बातें करने लगे कि बैतुल्लाहम पहुंचकर वो क्या काम करेंगे। ये एक इत्तेफाक की बात थी कि भूख दोनों को बहुत कम लगती थी। सांप जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कई रोज़ तक भूखा रह सकता है। सर्दियों में जब सांप सर्दी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर चला जाता है तो कई महीने कुछ नहीं खाता। नाग भी सांप ही था और इंसान की शक्ल में आया हुआ था, चुनाचे उसे भूख बहुत कम लगती थी। अंबर भी एक इंसान था जिस पर कुदरत ने नामालूम मुद्दत के लिए मौत हराम कर दी थी, यानी वो अगर चाहे भी तो मर नहीं सकता था। इस तरह उसे भी भूख बहुत कम महसूस होती। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए किसी न किसी कारोबार का होना बहुत ज़रूरी था। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं सांपों को पकड़कर बेचने का धंधा शुरू कर दूं। उस ज़माने में सांप पकड़कर बेचे जाते थे। ये सांप आमतौर पर वो लोग खरीदते जो उनकी खाल उतार कर उसे सुखाकर ख़ास किस्म का चमड़ा तैयार करते। ये चमड़ा बड़े बड़े अमीर लोग अपनी चप्पल बनाने के लिए ख़रीद लेते। अंबर ने कहा, यह ठीक रहेगा और मैं अपना वही पुराना दवाओं का धंधा शुरू करूँगा। मेरे पास तिब्बत के राजा का दिया हुआ हीरा अभी तक मौजूद है। अगर हमारा धंधा ना चला तो यह हीरा बेच दूँगा। इसकी क्या ज़रूरत है भला, हमारी गुजर बसर किसी न किसी तरह से हो जाएगी। इसी तरह बातें करते दिन गुरूब हो गया। सूरज की तपिश ख़त्म हो गई और सहरा में शाम की ठंडी हवा चलने लगी। बुजुर्ग मजूसी भी उठा था। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें अब सफ़र करना शुरू कर दिए। बुजुर्ग मजूसी भी उठ बैठा। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें अब सफ़र शुरू कर देना चाहिए अपना। अगर हम बग़ैर किसी जगह रुके रात भर सफ़र करते रहे तो सुबह के वक्त बैतुल्लाहम पहुँच जाएंगे। अंबर ने कहा, हमें अब चल पड़ना चाहिए। रात भर वो बग़ैर रुके चलते रहे। पिछले पहर वो एक बस्ती के करीब से गुजरे जिसके बाहर भेड़ बकरियां बाड़े में बंधी हुई उन्हें देखकर मिनमिनाने लगी। बुजुर्ग मजूसी ने थैले में से कुछ अंजीरों और मकई की रोटी निकालकर आपस में बांट ली। उन्होंने एक जगह बैठकर रोटी खाई और छागल में से पानी पिया। खाक पीकर वो दोबारा रवाना हो गए। जिस वक्त सहरा में दिन का उजाला फैला तो उन्हें दूर ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले पर बैतुल्लाहम की बस्ती नजर आई। उस बस्ती को देखते ही बुजुर्ग मजूसी ने आंखें बंद कर लीं और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। अंबर और नाग भी उसकी दुआ में शामिल हो गए। ऐ खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम पर अपना रहम नाज़िल कर। हम भेड़ों की तरह सच्चे रास्ते से भटक गए कि तूने हमें सीधे रास्ते पर डाल दिया। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तू ही हमारी उम्मीदों का सहारा है, तू ही हम दुखियारों का हाथ पकड़ने वाला है। हम तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरी ही अज़मत के गुण गाते हैं। हमारी मदद फरमा, आमीन। बैतुल्लाहम की बस्ती के करीब ही कोई 200 कदम के फासले पर खजूरों के झुंड में कच्चा मकान था जिसके इर्द गिर्द अंजीरों का बाग फैला हुआ था। बुजुर्ग मजूसी ने कहा, यह मेरा मकान है जहाँ मेरी बेटी मारिया रहती है और मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम लोग भी इसे अपना मकान ही समझो। जिस वक्त ये लोग मकान के सहन में दाखिल हुए तो मारिया ने अपने बाप के हाथ चूम ली और सफ़र की खैरियत दरियाफ्त की। मजूसी बुजुर्ग ने उसे अंबर और नाग से मिलाया और कहा, बेटी, अगर तुम्हारे ये दो भाई मेरी जान न बचाते तो आज मैं इस दुनिया में न होता। फिर मजूसी ने शुरू से लेकर आखिर तक मारिया को शेर का सारा किस्सा सुनाया। मारिया ने अंबर और नाग से कहा, मेरे अजीम भाइयों, तुमने मेरी बाप की जान बचाकर अपनी एक छोटी बहन पर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, लेकिन इसे फरामोश कभी नहीं करूँगी। मारिया नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक बड़ी प्यारी बच्ची थी जिसके चेहरे पर बेहद भोलपन था। अंबर और नाग ने कहा कि वो भी मारिया से अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं। नाग ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं थी, खुदा का शुक्र है कि मुझे एक भोली भाली नेक बहन मिल गई। अंबर ने भी कहा, मारिया, आज से तुम भी मेरी बहन हो, हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई हैं। मारिया बोली, ए खुदावन, मैं तुम्हारी नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूं। तूने मुझ गरीब लड़की को घर में बैठे बैठे 2 मोहब्बत करने वाले भाई अता कर दिए।
बुजुर्ग मजूसी ने अंबर और नाग और मारिया तीनों के सरों पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम तीनों मेरी औलाद हो। खुदा तुम भाई और बहनों में एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम हमेशा जिंदा रखे। मारिया ने कहा, प्यारे भाइयों, इस तख्त पोश पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अंजीरें, रोटी और बकरी का दूध लाती हूँ। अंबर ने कहा, प्यारी बहन, हमने रास्ते में खाना खा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। मजूसी ने कहा, बेटी तुम अपने भाइयों का अंजीर का बाग दिखाओ, मैं साहूकार से होकर अभी वापस आता हूँ। मारिया अंबर और नाग को अंजीर के बाग में ले गई। ये बाग इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसके दरख्त फल से लदे हुए थे। एक तख्त में अंगूर की बेलें भी लगी थी, जिनकी शाखें अंगूर के गुच्छों से लदी फंदी थी। मकान के सहन में आकर मारिया ने मिट्टी के बड़े रकाब में अंगूर रखकर अंबर और नाग को पेश किए। बैतुल्लाह में इससे मीठे अंगूर और कहीं नहीं। बाबा ने ये बेल खास तौर पर मकदूनिया से मंगवाई थी। शुक्रिया बहन, ये अंगूर तो सचमुच बड़े मीठे हैं। मारिया का घर अगरचे कच्ची मिट्टी का था, मगर बड़ा ही साफ सुथरा था। कोठड़ी में मिट्टी के बर्तन बड़े सलीके से लगे थे। सहन में रोटी पकाने का तंदूर था। दूसरी तरफ बाड़े में बकरियां बंधी थीं। मारिया बकरियों का दूध दोहने लगी और अंबर और नाग उससे इजाज़त लेकर बैतुल्लाहम की तरफ चल पड़े। बैतुल्लाहम की बस्ती बहुत करीब थी। वो बहुत जल्द बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती बहुत छोटी थी। ऊंची नीची कच्ची सड़कें इधर उधर चली गई थीं, जिनके किनारे किनारे मिट्टी और पत्थर के एक मंजिला मकान बने हुए थे। इस बस्ती में ज़्यादातर किसान और मजदूर लोग रहते। बस्ती के बाहर इर्द गिर्द की ज़मीन पर जगह जगह खेतियाँ थीं, जहाँ मकई और जौ की काश्त होती थी। अंबर और नाग बस्ती में घूम फिर कर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस अजीम हस्ती यसू अलैहिस्सलाम की तलाश में वहाँ आए हैं, उनकी एक झलक कहाँ और कैसे देखी जाए। मारिया ने चलते वक्त उन्हें कहा था कि अजीम हस्ती उस जगह मिलेगी जहाँ गरीब और मेहनत करने वाले लोग काम कर रहे होंगे। अंबर और नाग खेतों में आ गए और जहाँ किसान हल चला रहे थे। उन्होंने किसानों से यसू अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। अभी ज़्यादा लोग उन पर ईमान न लाए थे, और जो उनके मज़हब में शामिल हो गए थे वो भी बहुत थोड़े से थे और फैले हुए थे और छुप कर रहते थे, और यसू अलैहिस्सलाम के मज़हब का आज़ादी से ऐलान नहीं करते थे, क्योंकि सूबे में जिस रोमी गवर्नर की हुकूमत थी वो पैगन था और बुतों की पूजा करता, जबकि यसू अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों की पूजा करने से मना फरमाते और एक खुदा की इबादत करने की हिदायत करते। अभी उनके दीन के शुरू का ज़माना था। एक किसान हल चलाते चलाते रुक गया। उसने झुककर अंबर और नाग से कहा, तुम्हें हमारा निजात दहिंदा ऊपर बस्ती के बाग में मिलेगा। वो हल चलाने लगा। अंबर और नाग ने दूसरे की तरफ देखा और फिर बस्ती के ऊपर वाले टीले की तरफ नजरें दौड़ाई। ज़रा बुलंदी पर कच्चे मकानों के दरमियान खजूर और जैतून के झुंड दिखाई दे रहे थे। यही वो मुकद्दस बाग था जहाँ वो अजीम हस्ती मौजूद थी, जिसकी बशारत यूहन्ना नबी ने दी थी। दोनों दोस्त उस बाग की चढ़ाई चढ़ने लगे। दोनों दोस्त बस्ती के ऊपर मुकद्दस बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। वो बाग में दाखिल हुए तो उन्होंने दरख्तों के पीछे एक सफ़ेद सी रोशनी उभरती देखी। वो बड़े हैरान हुए कि धूप के अलावा ये सफ़ेद रोशनी कहाँ से आ रही है। वो आगे बढ़ते गए। रोशनी अब ज़्यादा साफ़ हो गई थी। ये रोशनी जैतून और खजूर के दरख्तों के एक झुंड में से उभर रही थी। जब वो उस झुंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गरीब किसान लोग बड़ी खामोशी से बड़े अदब के साथ ज़मीन पर सर झुकाए बैठे हैं, और उनके दरमियान एक बड़ी ही मुकद्दस और जलाल वाली चेहरे का इंसान हसीन तरीन घास पर बैठा उन्हें नेकी और सच्चाई की बातें बयान कर रहा था। सफ़ेद रोशनी उस अजीम हस्ती के जिस्म के गिर्द फैली थी। दोनों दोस्त बड़े अदब के साथ बैठ गए और उन्होंने भी एहतराम में सर झुका लिए। देर तक वो वहाँ बैठे उस अजीम हस्ती का वाज सुनते रहे। उन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई अजीम फरिश्ता सफ़ेद बादलों में बैठा उन्हें खुदावंद के अहकाम सुना रहा है। फिर जब उन्होंने सर उठाया तो वो रोशनी बड़ी आहिस्तगी, नरमी और सुकून के साथ दरख्तों में से गुजर रही थी। जब ये रोशनी उस अजीम हस्ती के साथ बाग में से बाहर निकल गई तो अंबर और नाग ने चौंक कर देखा। नाग, हम कब से यहाँ बैठे हैं? मेरा ख्याल है हम सुबह से यहाँ बैठे थे और अब तो शाम हो गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी अभी आकर बैठे हों। अब वहाँ से किसान उठकर अपने अपने खेतों को जाने लगे। एक किसान से पूछने पर मालूम हुआ कि वो अजीम हस्ती यसू अलैहिस्सलाम थे, जो दुखी दिलों पर हमदर्दी और मोहब्बत की मरहम रखने इस दुनिया में आए थे और जिनके मुकद्दस चेहरे पर आसमानी नूर था। दोनों दोस्त देर तक उस रोशनी को देखते रहे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर बाग से खेतों की तरफ जा रही थी। जब वो रोशनी नज़रों से ओझल हो गई तो वो दोनों वहाँ से उठकर मारिया के घर वापस आ गए। शाम हो रही थी। मजूसी अंजीर के बाग में फलों को सुखाने के बाद बोरियों में बंद कर रहा था और मारिया तनूर में मकई की रोटियां लगा रही थी। उसने पूछा, अच्छे भाइयों, तुम इतनी देर कहाँ रहे? क्या अजीम यसू अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई? हाँ मेरी बहन, हम मुकद्दस बाग में उस अजीम हस्ती का आवाज़ सुनने गए थे कि पता ही न चला कब दिन गुजरा, कब सूरज ढला और कब शाम हो गई। तुम खुशकिस्मत हो मेरे भाइयों कि तुम्हें यसू अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई।
अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं बहन, हम खुश किस्मत हैं और हम अपनी किस्मत पर जितना फ़ख्र करें कम है। इतने में मजूसी मारिया का बाप वहाँ वापस आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर और नाग मुकद्दस बाग में निजात दहिंदा यसू का वाज सुनकर आ रहे हैं, तो उसने भी दोनों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम का वाज सुनने वालों के लिए जन्नत में तख्त बिछाए जाते हैं। मारिया ने अपने बाप और भाइयों के लिए रोटी डालकर तख्त पोश पर रखी। सब ने मिलकर खाना खाया और सफ़ेद रोशनी वाले मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम की बातें करने लगे। शाम के साए गहरे होना शुरू हो गए। दूर बस्ती के ऊपर गवर्नर गलीली के शाही महल की फसील पर मशलें रोशन हो गईं। अंबर ने मजूसी से पूछा, बाबा क्या गवर्नर गलीली इसी महल में रहता है? हाँ बेटा, गवर्नर एक जालिम और बेरहम रोमन है। वो पैगन है और बुतों की पूजा करता है। वो मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम के मानने वालों को पसंद नहीं करता, लेकिन कभी उसने मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। शायद इसलिए कि अभी उसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। मगर सुना है कि उसने हुक्म दे रखा है कि कोई मसीही अगर खुले बंदों चौक में वाज करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। नाग ने कहा, क्या गवर्नर अपने तौर पर सब कुछ कर रहा है? मजूसी ने कहा, अपने तौर पर भी वो कर रहा है बेटा, मगर उसे रोम के बादशाह की भरपूर हिमायत भी हासिल है, क्योंकि रोम का बादशाह पैगन है और किसी ऐसे मज़हब को पसंद नहीं करता जो उसके अपने मज़हब की मुखालफत करे। हुकूमत उसकी है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। अंबर ने पूछा, क्या मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम को उसके बारे में इल्म है कि गवर्नर और राजा की हुकूमत उनकी आवाज़ को पसंद नहीं करती? क्यों नहीं बेटा, वो खुदा के नबी हैं, उन्हें तो सब कुछ मालूम होता है, मगर वो सच पर हैं और लोगों को खुदा का पैगाम सुनाने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वो सिवाय खुदा के और किसी से अपना मामला नहीं रखते। उन्हें ताकत नहीं डरा सकती और अपना वाज जारी रखेंगे। नाग ने कहा, किस कदर अजीम हस्ती है हमारे मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम। मारिया ने कहा, अजीज़ भाइयों, मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम तो सारी इंसानियत के लिए रहमत और मोहब्बत बनकर आए हैं। उनकी मोहब्बत गरीब अमीर सब के लिए एक जैसी है। जो कोई भी उनके पास जाता है वो मोहब्बत से उसके सर पर अपना मुकद्दस हाथ रखते हैं और उसे सच्चाई और नेकी का दर्स देते हैं। इस तरह पाकीज़ा और नेक बातें करते करते वो लोग सो गए। सुबह मुर्ग की बांग के साथ उनकी आंख खुल गई। मारिया ने उठकर मुंह हाथ धोया, खुदा की इबादत की और तंदूर में आग जला दी। दूध गर्म करके अपने बाप और भाइयों को पिलाया। मजूसी ने रात ही को खुश्क अंजीरों के बोरे भरकर रख लिए थे और वो आज दूसरे शहर में फ़रोख्त करने के लिए जाने वाला था, ताकि उसे बेचकर वो अपने और बेटी के लिए कपड़ा और घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद सके। खुश्क अंजीरों से भरे हुए बोरे सहन में एक तरफ रखे थे। मारिया अपने बाप का खच्चर सहन में ले आई और उस पर रुई का नमदा डालकर बोली, बाबा मेरे लिए फूलों वाला सुर्ख कपड़ा लेकर आना। अच्छा बेटी, वही ले आऊँगा। आओ बेटा, अंबर और नाग बोरे छकड़े पर रख दें, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अंबर ने एक बोरा छकड़े पर रखते हुए कहा, नहीं बाबा, आज हम मुकद्दस बाग में जाएंगे, शायद मुकद्दस यसू अलैहिस्सलाम की फिर ज़ियारत हो जाए। ज़रूर जाओ बेटा, ज़रूर जाओ और ज़ियारत करके अपने दिल को रोशनी दो। नाग और अंबर मिलकर दूसरा बोरा छकड़े पर रख रहे थे कि अचानक बहुत से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी और फिर 6-7 रोमन सिपाही ज़रा बख्तर पहने तलवारें लटकाए सहन में आन पहुँचे। मारिया और उसका बाप रोमन सिपाहियों को देखकर घबरा गए। मारिया अपने बाप के पीछे होकर छुप गई और सहमी नज़रों से देखने लगी। बूढ़े बाप के हाथ कांपने लगे, इसलिए कि वो जालिम रोमन सिपाहियों के जुल्म और सिंगदली और बेरहमी से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ थे। किसी किसान के घर को लूट कर आग लगा देना और उसे तलवार मारकर 2 टुकड़े कर देना उनके लिए मामूली बात थी। अंबर और नाग भी एक तरफ चुप होकर खड़े हो गए। रोमन सिपाहियों के कप्तान ने इशारा करके कहा, उठा लो अंजीर के इन बोरों को और घोड़ों पर लाद कर ले चलो शाही महल। मारिया का बाप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, ये मेरी साल भर की कमाई है, इसे तुम ले गए तो हम भूखों मर जाएंगे। कप्तान ने गरज कर कहा, बकवास बंद करो बुढ़े खुसट, नहीं तो हंटर मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मारिया ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों हम गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके साल भर कमाई करते हैं और वही खाते हैं, हम भूखों मर जाएंगे, मुझ पर और मेरे बाप पर रहम करो। कप्तान ने कहका लगाकर कहा, लड़की तुझे नहीं मालूम कि हम गवर्नर गलीली के सिपाही हैं, हम जिसके घर में चाहें घुसकर जो हाथ लगे उठाकर ले जाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खुश्क अंजीर के सारे बोरे उठा लिए जाएं। सिपाहियों ने घोड़ों से उतरकर अंजीर के बोरे उठाकर घोड़ों पर लादने शुरू कर दिए। बूढ़ा मजूसी एक बार फिर गिड़गिड़ाया। उसने झुककर कप्तान के पांव पकड़ लिए। मेरी मासूम बच्ची की खातिर मुझ पर रहम करो, दूर हो जाओ यहाँ से। कप्तान ने जोर से लात मारकर बुढ़े को झटक दिया। गरीब बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा, उसके माथे पर खून बहने लगा। मारिया चीख मारकर अपने बाप से लिपट गई। अब तक अंबर और नाग बड़ी खामोशी के साथ एक तरफ खड़े ये सारा माजरा देख रहे थे। कप्तान और सिपाही उन दोनों को गुलाम समझे हुए थे, इसलिए उन दोनों से कोई बात ना की। लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगा और संगदिल कप्तान ने लात मारकर मारिया के बाप को जख्मी करके ज़मीन पर फेंक दिया तो उन्हें सख्त गुस्सा आ गया।
अंबर ने एक बार नाग की तरफ देखा। नाग ने सर हिलाया। अंबर ने कप्तान से कहा, मौजूद सिपाहियों, मैं हैरान हूँ कि तुम लोग बहादुर सिपाही होकर एक बूढ़े पर हाथ उठाते हो और गरीबों की साल भर की कमाई लूटते फिरते हो। कप्तान ये बेइज्जती के जुमले सुनकर एकदम चौंक पड़ा। उसने कहर भरी नज़रों से अंबर की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम कमीने नौजवान? अंबर ने कहा, मैं इस बूढ़े का बेटा हूँ। कप्तान ने कहा, इस गुस्ताख नौजवान को बदतमीजी का मजा चखा दो। एक सिपाही घोड़े से उतरकर अंबर की तरफ बढ़ा और उसने हंटर खोलकर हवा में लहराया और अंबर की तरफ हंसकर देखते हुए बोला, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया नौजवान। नाग इस अरसे में वहां से खिसक कर अंजीर के बाग में आ गया। यहाँ खजूरों के झुंड में पहुंचकर उसने आंखें बंद कर लीं और अफ्रीका के हाथी का तस्वुर दिमाग में लाकर जोर से फुनकार मारी। दूसरे लम्हे नाग की जगह वहां अफ्रीका का एक ताकतवर पहाड़ जैसा हाथी खड़ा अपनी खौफनाक सूंड हिला रहा था। दूसरी तरफ सिपाही ने पूरी ताकत से हंटर लहराया और अंबर पर दे मारा। अंबर ने हंटर को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सिपाही उसके कदमों में आकर मुंह के बल गिर पड़ा। अंबर ने जोर से अपना पांव उसके सर पर मारा। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। रोमन कप्तान गुस्से में बेफर गया। उसने तलवार म्यान से खींच ली और अंबर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से जंगली हाथी की भयानक चिंगार सुनाई दी। घोड़े बिदक गए। कप्तान ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। एक पहाड़ जैसा हाथी अपनी खौफनाक सूंड उठाए उनके सरों पर पहुंच गया। सबकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, इसलिए कि इस जगह जिंदगी में कभी किसी ने हाथी नहीं देखा था। वो इलाका हाथियों का नहीं था। हाथी सिर्फ फौज में रखे जाते थे। मारिया और उसका बाप भी एक तरफ सहम कर बैठ गए। हाथी अब सिपाहियों के सरों पर पहुंच गया था। उसने सूंड उठाकर जोर से एक सिपाही पर मारी। सिपाही उछलकर एक तरफ जा गिरा। सूंड घोड़े की पीठ पर पड़ी और उसकी कमर टूट गई। कप्तान ने चीख कर कहा, शाही महल की तरफ भागो जल्दी। सिपाही घोड़ों को एड़ लगाकर अपने कप्तान के साथ घोड़े दौड़ाते वहां से भाग गए। हाथी ने फतह की खुशी में जोर से चिंगाड़ मारी और खजूरों के झुंड में जाकर गायब हो गया। मारिया और उसका बाप अंबर की तरफ देखकर बोले, मेरे बेटे, हाथी खुदा की तरफ से हमारी मदद को आया था। ज़रूर खुदा ने हमारी फरियाद सुन ली। अंबर ने कहा, हाँ बाबा, खुदा ने तुम्हारी फरियाद सुन ली थी। मारिया ने पूछा, भाई नाग कहाँ चला गया? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, बात दरअसल ये है कि वो बहुत डरपोक है। सिपाहियों को देखकर हमेशा डर कर भाग जाता है। अब भी वो डर कर बाग में छुप गया। सिपाही चले गए हैं ना, अब वो वापस आ जाएगा। अंबर ने बाग की तरफ मुंह करके नाग को आवाज़ दी। नाग अपना सर झाड़ता खजूरों के झुंड की तरफ से नमदार हुआ और करीब आकर बोला, ये हाथी यहाँ किधर से आ गया था? मजूसी ने कहा, तुमने हाथी को देखा है ना? नाग ने कहा, हाँ बाबा, वो तो कोई मस्त हाथी था, बिल्कुल मेरे करीब से होकर गुजरा। अगर मैं झाड़ियों में न छुप जाता तो वो मुझे पांव तले कुचल देता। बेटा, खुदा ने ऐन वक्त पर एक हाथी को भेज दिया जिसने हमारी मदद की और सिपाहियों को मार भगाया। मगर बेटे, ये बड़े जालिम लोग हैं, वो मुझसे हाथी का बदला लेने ज़रूर आएंगे। अंबर ने कहा, तुम फिक्र न करो बाबा, अगर वो दोबारा आ गए तो खुदा उस हाथी को फिर हमारी मदद के लिए भेज देगा। बाबा, तुम फिक्र न करो, आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सर के ज़ख्म के लिए मरहम लाती हूँ। अंबर ने बूढ़े मजूसी के सर का ज़ख्म धोकर उस पर मरहम लगाई और पट्टी बांध दी। रात को सोने से पहले नाग ने उसी खतरे का इजहार किया जिसका जिक्र मारिया ने किया था कि रोमन सिपाही इंतकाम लेने ज़रूर आएंगे। जस्टिनियन सूबा गलीलिया का गवर्नर था। ये एक जालिम और खुदसर गवर्नर था और अपने आप को सूबे का बादशाह समझता था। उन दिनों यहूदियों का मजहब चारों तरफ फैला हुआ था। गवर्नर जस्टिनियन के दरबार का लॉर्ड पादरी भी यहूदियों का सरगना था और वो यसू के खिलाफ था, जिससे यहूदियों का मजहब खतरे में पड़ गया। लॉर्ड पादरी ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि यसू अलैहिस्सलाम पर प्रचार की वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और बादशाह के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभारता है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी। बादशाह कानों का बड़ा कच्चा था और खुशामद करने वालों को पसंद करता था। चुनाचे उस पर लॉर्ड पादरी की सिखाई पढ़ाई का असर होना शुरू हो गया। उस वक्त सूबे की हालत वैसी थी जैसी सारी रोमी सल्तनत की थी। रोमियों ने फौजी ताकत से सारे एशिया और ज़माने के सारे यूरोप पर कब्जा जमा रखा था। हर मुल्क से बेशुमार दौलत आती थी। दरबारी ऐशो इशरत में पड़े थे। रोम का शहनशाह खुद गरीबों के दुख दर्द भुलाकर दिन रात ऐशो इशरत में मगन रहता। अमीर लोग ज़्यादातर अमीर और गरीब ज़्यादा गरीब हो गए। दौलत सिर्फ ऊपर वाले दरबारी लोगों के पास थी। लोग भूखों मरते थे जो गरीब थे। जब कभी गरीब लोग भूख से तंग आकर कोई हंगामा करते तो शहनशाह के हुक्म से उनके सर काटकर चौक में लटका दिए जाते, या फिर शहनशाह गरीब भूखों की तवज्जो हटाने के लिए अखाड़े में बड़े मेले का इंतज़ाम करता जिसमें कैदियों को भूखे शेरों के आगे डाला जाता। लोग खेल तमाशा पसंद करते, वो इसमें गुम होकर अपनी भूख को भूल जाते। गलीली में भी यही आलम था। गवर्नर जस्टिनियन के हुक्म से सिपाही भूखे लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते। जिस घर में चाहते घुसकर सामान लूट कर ले जाते। ये वजह थी कि वो मारिया के बाप के घर में घुस आए थे और उन्होंने बाबा की साल भर की कमाई लूट कर ले जाने की कोशिश की। अगर नाग और अंबर मारिया के बाप की मदद ना करते तो वो गरीब अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो जाता और उन्हें भूखा रहकर सारा साल गुजारना पड़ता।
گورنر چونکہ خود غیر ذمہ دار آدمی تھا، اس لیے اس کے درباری اور سپاہی بھی ہر جگہ من مانی کرتے پھرتے تھے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ تھا۔ جس سپاہیوں کے دستے نے ماریا کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ بادشاہ کا خاص حفاظتی دستہ تھا اور اس کے ذمہ شاہی باورچی خانے کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ سپاہی خشک انجیروں کے بورے لوٹ کر شاہی باورچی خانے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ کپتان نے شاہی محل میں جا کر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اس بڈھے کے گھر میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے۔ اس نے ایک جادو کے ہاتھی کے ذریعے ہمیں شکست دی، مگر اس کے پاس اتنا بڑا اور قیمتی ہاتھی کہاں سے آ گیا؟ ایک سپاہی نے کہا، سرکار، ضرور اس بڈھے نے شاہی دستے کے ہاتھیوں میں سے کوئی ہاتھی چوری کیا ہوگا، ورنہ اس کے پاس ہاتھی کہاں سے آ سکتا ہے؟ کپتان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں آج ہی اس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کرتا ہوں۔ میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ 2 روز بعد کپتان نے چوری کے الزام میں ماریا کے گھر فوجی پولیس کا چھاپا ڈلوا دیا۔ الزام یہ تھا کہ ماریا کے باپ نے شاہی فوج کا ہاتھی چوری کیا ہوا ہے جس سے وہ باغ کے کام کرواتا ہے۔ فوجی پولیس نے ماریا کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور باغ اور مکان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ فوجی نے مکان اور باغ کا کونا کونا چھان مارا مگر ہاتھی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا جنگلی جانور بھلا کوئی کیسے چھپا سکتا ہے؟ فوجی افسر نے کہا، تم لوگ غلط کہتے ہو کہ یہاں تم پر ہاتھی نے حملہ کیا، بھلا یہاں ہاتھی کہاں سے آ سکتا ہے؟ تم نے ضرور کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے۔ کپتان نے کہا، جناب عالی، میں نے خواب نہیں دیکھا بلکہ اپنی آنکھوں سے ہاتھی کو حملہ کرتے دیکھا ہے۔ اگر میں پھرتی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو وہ ضرور مجھے ہلاک کر دیتا۔ افسر نے جھنجھلا کر کہا، لیکن آخر وہ ہاتھی چلا کہاں گیا؟ کیا اس کو زمین کھا گئی کہ آسمان نے نگل لیا؟ اگر کل یہاں ہاتھی موجود تھا تو آج کہاں گیا؟ کپتان نے فوجی افسر کو باغ میں لے جا کر زمین دکھائی، وہاں ہاتھی کے پاؤں کے بڑے بڑے نشان موجود تھے۔ فوجی افسر اب حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر ہاتھی وہاں نہیں تھا تو اس کے نشان کہاں سے آ گئے؟ فوجی افسروں نے حکم دیا کہ ماریا اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ اتفاق سے اس وقت ناگ اور امبر گھر پر موجود نہیں تھے، وہ اپنے شہر میں اپنے کاروبار کے لیے کوئی اچھی جگہ تلاش کرنے گئے تھے۔ ماریا اور اس کا باپ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ان پر ہاتھی کی چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ فوجی افسر نے کڑک کر کہا، اگر تم نے ہاتھی چوری نہیں کیا تو یہ اس کے پاؤں کے نشان کہاں سے آ گئے؟ بوڑھے نے کہا، حضور، ہمیں بالکل معلوم نہیں کہ یہ نشان کہاں سے آ گئے۔ میں نے ہاتھی کی چوری نہیں کی، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں۔ ماریا نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے بابا نے ہاتھی نہیں چرایا، میرے بابا بے گناہ ہیں، وہ چور نہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ بکواس بند کرو لڑکی، تم دونوں ہمارے ساتھ قلعے میں چلو گے، وہاں کوتوال کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ رومن کپتان کی سازش کامیاب رہی۔ فوجی افسر نے ماریا اور اس کے باپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ رومن کپتان نے دونوں باپ بیٹی کو پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر شاہی قلعے کی بڑی چوکی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دونوں گڑ گڑاتے رہ گئے مگر ان کی آزاری کسی نے نہ کی۔ امبر اور ناگ اس وقت شہر میں ایک تاجر کے پاس کھڑے حویلی کا سودا کر رہے تھے۔ یہ حویلی ایک منزلہ تھی جس کے نیچے بہت بڑی جوڑی کے آگے ایک باغ تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ اس فوارے کے سامنے 2 کوٹلیاں تھیں۔ امبر یہاں رہ کر اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ جب سودا طے ہو گیا تو امبر اور ناگ اور ماریا اور اس کے بوڑھے باپ سے اجازت لینے واپس گھر کی طرف آ گئے، مگر گھر میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ مکان کے سین میں سامان بکھرا پڑا ہے، وہاں نہ ماریا ہے اور نہ اس کا باپ۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دونوں کو باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیا کہ شاید وہاں نہ کام کر رہے ہوں، مگر باغ بھی خالی پڑا تھا، وہاں بھی ان میں سے کوئی نہ تھا۔ آخر امبر کو ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ بادشاہ کے سپاہی آئے تھے اور وہ ماریا اور اس کے باپ کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ امبر اور ناگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ دونوں کو شاہی قلعے سے کس طرح آزاد کروائیں۔ امبر نے کہا، میرے خیال میں ہمیں کوتوال سے چل کر بات کرنی چاہیے، مگر وہ ہماری نہیں سنے گا۔ ہاتھی کی چوری کا یوں ہی بہانہ ہے، اصل میں کپتان نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے، پھر بھی وہاں جانے میں اور بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تم کہتے ہو تو چلے چلتے ہیں، مگر ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ اچانک ناگ نے چٹکی بجا کر کہا، میرے ذہن میں خیال آیا ہے۔ وہ کیا؟ میں ہاتھی کا روپ بدل لیتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر کوتوال کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہاتھی میں نے چرایا تھا، یوں ماریا اور اس کے باپ آزاد ہو جائیں گے اور ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل آئیں گے۔ یہ تجویز امبر کو پسند آئی۔ ناگ اور امبر شاہی قلعے کی چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قلعے کے پاس ایک چٹان کے قریب کھڑے ہو کر ناگ نے ہاتھی کا روپ دھار لیا۔ امبر ہاتھی پر سوار ہوا اور وہ دونوں چوکی کی طرف آ گئے۔ چوکی کے سپاہیوں نے ایک لمبے دانتوں والے پہاڑ جیسے ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پرے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کوتوال چوکی سے باہر آ گیا۔ اس نے امبر سے پوچھا، کون ہو تم اور یہ ہاتھی کہاں سے لائے ہو؟ امبر نے کہا، جناب یہ ہاتھی باغ میں آوارہ پھر رہا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ اسے کوتوال کے پاس لے چلوں، شاید کسی نے فوج کے استبل سے چوری کیا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو۔ بکواس کرتے ہو، یہ ہاتھی تم نے ہی چوری کیا تھا۔ سپاہیوں اس شخص کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو اور بڈھے اور اس کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ امبر یہی چاہتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے ہاتھی سے اترا اور اس نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت ماریا اور اس کے باپ کو چھوڑ دیا گیا۔
जब दोनों बाप और बेटी अंबर के करीब से गुजरे तो हैरान रह गए। अंबर ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने को कहा और सिपाहियों ने उसे हवालात में ले जाकर बंद कर दिया। 2 सिपाहियों ने एक हाथी बान को साथ लिया और हाथी को लेकर शाही किले के बड़े अस्तबल की तरफ चल पड़े। मारिया और उसका बाप अपने घर में आ गए। अगर वहाँ कप्तान होता तो वो कभी दोनों बाप बेटी को रिहा न करवाने देता, क्योंकि वो तो उनसे अपनी ज़ाती दुश्मनी का बदला ले रहा था। चोरी का तो उसने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो गवर्नर से कहकर उन दोनों को हमेशा के लिए काली कोठरी में बंद करवा दे, मगर कोतवाल ने खिलाफ मामूल इंसाफ से काम लेकर उन दोनों को छोड़ दिया और अंबर को हाथी की चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अंबर चुपचाप हवालात में बंद हो गया। अंदर ज़मीन पर पड़े हुए घास फूस पर बैठकर और वहाँ से फ़रार होने की तरकीबें सोचने लगा। अब दूसरी तरफ एक हैरत अंगेज़ बात हो गई। हाथी का महावत उसके ऊपर गर्दन पर बैठा हुआ उसे चलाता हुआ जा रहा था। वो दोनों सिपाही हाथी के साथ चल रहे थे। जब वो किले के अस्तबल के करीब पहुंचे तो नाग ने सोचा कि यहाँ से गायब होकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो कोई पता नहीं अस्तबल में जाकर कोई और ही बला चिमट जाए और फिर वहाँ से सांप बनकर फरार होना मुश्किल हो जाए। इसके ख्याल के साथ ही हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर ज़ोर से फुनकार मारी। महावत ने हाथी की गर्दन पर बैठे बैठे सोचा कि हाथी क्या चाहता है। वो फुनकार के साथ ही महावत धड़म से ज़मीन पर आ गिरा, क्योंकि उसके नीचे से हाथी गायब हो गया था। सिपाही भी परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाथी कहाँ चला गया, हाथी कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ था। हाथी के अचानक गायब हो जाने पर वो इस कदर बौखला गए कि उन्होंने वो सांप भी न देखा जो उनके करीब से निकलकर झाड़ियों में घुस गया था। महावत और सिपाही खौफजदा हो गए। वो वहाँ से सर पर पाँव रखकर भागे। चौकी में जाकर उन्होंने कोतवाल को बताया कि हाथी गायब हो गया। कोतवाल ने गरज कर कहा, क्या बक बक कर रहे हो, कभी हाथी भी गायब हुआ है? खुदा की कसम, हमने अपनी आंखों से उसे गायब होते हुए देखा हुजूर। मैं तो उसके गायब होते ही धड़म से ज़मीन पर आ गिरा। कोतवाल ने कहा, बदबख्तो, तुम भी उसके साथ ही क्यों ना गायब हो गए? दूर हो जाओ यहाँ से और जाकर हाथी को तलाश करो। कोतवाल और महावत की ये गुफ्तगू हवालात में बैठे अंबर ने भी सुन ली। समझ गया कि नाग वापस घर पहुँच गया। अब उसे भी वापस पहुँचना था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से कैसे भागे। आखिर उसने सोचा कि जब हाथी बरामद भी नहीं हुआ तो उसे किस जुर्म में पकड़ा गया। उसने कोतवाल को बुलाकर कहा, जनाब, अगर आपके पास हाथी का सबूत ही नहीं तो फिर मुझे किस चोरी के इल्ज़ाम में यहाँ गिरफ्तार किया गया? ये बात बड़ी माकूल थी, मगर कोतवाल ने झिड़क दिया, तुम्हें अब इसी जगह कैद रहना होगा। हाथी गायब हो गया, जब तक हाथी वापस नहीं मिलता तुम्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा। अंबर जानता था कि वहाँ वहशी हुकूमत का राज है। एक बार कोतवाल और गवर्नर कोई फैसला कर दे तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता। वहाँ सैकड़ों लोग इसी तरह कैद होकर मर खप गए थे और किसी ने उनकी खबर तक न ली। वो खामोश होकर बैठ गया, क्योंकि कोतवाल के साथ ज़्यादा बात करना फजूल था। उधर नाग जब घर पहुंचा तो वहाँ मारिया और बूढ़ा मजूसी पहले से मौजूद थे। उन्होंने अंबर के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कहाँ है। नाग ने सारी बात खोलकर बयान कर दी और कहा कि अंबर अपने हवालात से फ़रार होकर यहाँ पहुँच गया। मजूसी ने शक का इजहार करते हुए कहा, अंबर अपने आप कैसे बाहर आ जाएगा, और अगर वो वहाँ से फ़रार होकर निकल भी आया तो सिपाही उसे यहाँ से दोबारा गिरफ्तार करवा लेंगे और फिर उसे किले के तहखाने में डाल देंगे, जहाँ से निकलकर कोई इंसान आज तक वापस नहीं आया। नाग ने सोचा कि बाबा ठीक कह रहा है। उसने अंबर की मदद करने का फैसला कर लिया। वो रात हो जाने का इंतज़ार करने लगा। जब रात गहरी हो गई और हर तरफ अंधेरा और खामोशी छा गई तो नाग चुपके से बिस्तर पर से उठा। वो अकेला बाहर सो रहा था। कोठली के अंदर मारिया और उसका बाप सो रहे थे। नाग घोड़े पर सवार होकर किले की चौकी की तरफ चल दिया। चौकी के बाहर एक मशल जल रही थी। अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वहीं एक जगह झाड़ियों के पास नाग ने घोड़े को बांधा और खुद अंधेरे में छुपकर स्याह काले सांप का रूप बदला और चौकी के अंदर दाखिल हो गया। चौकी का पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। सांप रेंगता हुआ उसके करीब से गुजर गया। चौकी के कमरे के अंदर भी एक मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में कोतवाल ने अपनी भारी भरकम तोंद पर दोनों हाथ रखे खराटे ले रहा था। सांप वहाँ से होकर सीधा हवालात की सलाखों में से गुजरकर अंबर के पास आ गया। अंबर घास पर लेटा सो रहा था। सांप ने उसके कान के करीब सीटी बजाकर उसको जगाया। अंबर ने अपने सामने नाग को देखा तो आंखें मलकर कहा, यार अच्छा किया तुम आ गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। अगर फरार होता भागता हूँ तो ये सिपाही शहर में जीना हराम कर देंगे। दोबारा पकड़ कर यहाँ ले आएंगे, फिर फरार होऊंगा, फिर पकड़ कर ले आएंगे। ये तो एक लंबा चक्कर चल पड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यार तुम मुझे भी मारना चाहते हो अच्छे दोस्त हो मेरे, अंबर ने कहा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई ऐसी होनी चाहिए कि मैं इज़्ज़त आबरू के साथ बरी होकर यहाँ से निकलूँ ताकि बाद में बक बक ना करनी पड़े। सांप ने कहा, इसलिए तो मैं यहाँ में आया हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, सुनो। सांप ने अंबर को सारी तरकीब समझा दी।
तरकीब ये थी कि कोतवाल के कमरे में जाकर उसे डस दिया जाएगा। कोतवाल शोर मचाने पर अंबर से कहेगा कि वो इसका इलाज कर दे और उसे तंदुरुस्त भी कर दे, बशर्ते कि वो अंबर को आज़ाद कर दे। अंबर ने कहा, तरकीब तो अच्छी है, मगर वो सांप के कांटे का इलाज किस तरह करेगा? सांप ने कहा, उसके लिए मैं तुम्हें एक मनका देता हूँ। तुम ये मनका जहाँ मैंने काटा हो वहाँ रख देना। ये मनका सारा जहर चूस लेगा। नाग ने अपने मुंह से सब्ज रंग का एक मनका निकालकर अंबर के आगे डाल दिया। अंबर ने मनका अपनी जेब में रख लिया। सांप चुपके से रेंगता हुआ हवालात की सुलाखों से बाहर निकल गया। अब उसका रुख उस कोठली की तरफ था जहाँ मशल की हल्की हल्की रोशनी में कोतवाल अपने पेट पर हाथ रख के सो रहा था। वो चुपके से कोतवाल के कमरे में दाखिल हो गया। कोतवाल उसी तरह ऊँग रहा था। नाग के लिए बड़ा मौका गनीमत था। उसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और सीधा फर्श पर रेंगता कोतवाल के पाँव के करीब पहुँच गया। ठीक उसी वक्त बाहर से घोड़े के हनूनाने की आवाज़ आई और कोतवाल की आंख खुल गई। वो उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। सांप लपक कर कोतवाल के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। कोतवाल की चीख निकल गई, मगर उस अरसे में सांप ने बड़ी तेज़ी के साथ कोतवाल के सीने पर डस लिया। सांप सांप सांप, कोतवाल ने शोर मचा दिया। सारे सिपाही सांप की तलाश में दौड़े, मगर सांप अपना काम करके वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। सिपाही उसे चौकी के कमरे में तलाश कर रहे थे और वो चौकी से बाहर बाग की झाड़ियों में दौड़ता हुआ जंगल की चढ़ाई। कोतवाल की हालत ख़राब हो रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर अंबर हालात में बैठे बैठे समझ गया कि सांप ने अपना काम कर दिया है। उसने एक सिपाही से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने कहा, कोतवाल को जहरीले सांप ने डस लिया है। अंबर ने कहा, कोतवाल से कहो मैं सांप के कांटे का इलाज कर लेता हूँ। सिपाही ने कोतवाल से कहा तो उसने हाथ उठाकर कहा, इसे जल्दी से लाओ, मैं मर रहा हूँ। अंबर ने फ़ौरन कोतवाल के पास जाकर सांप का काटा हुआ जख्म देखा। वहाँ जहरीला छाला पड़ गया था। अंबर ने कहा, कोतवाल मैं एक शर्त पर तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। देवता के लिए शर्त जल्दी बताओ, मेरी जान निकली जा रही है। शर्त यह है कि तुम मुझे इज्जत के साथ बरी करोगे। मुझे मंजूर है, और अगर तुम मुकर गए मैं अभी तुम्हारी रिहाई का हुक्म देता हूँ। सिपाहियों, इस शख्स को फ़ौरन रिहा कर दो। जो हुक्म हजूर। अब तो मेरी जान बचाओ, जहर ने मेरा गला खुश्क कर दिया है। अंबर ने जेब से मनका निकाला और उसे कोतवाल के जिस्म पर उस जगह रख दिया जहाँ सांप ने काट खाया था। मनके का जख्म के ऊपर रखना था कि उसने एकदम सारा जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मनका फूल गया। अंबर ने फूले हुए मनके को हटाकर निचोड़ा और साफ करके दोबारा जख्म के ऊपर रख दिया। 2-3 बार ऐसा करने से कोतवाल के जिस्म का सारा जहर बाहर आ गया और वो भला चंगा हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। नौजवान, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऊँट तोहफे में दे सकता हूँ। अंबर ने कहा, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, मेरे लिए आपका यही एहसान काफ़ी है। ऊँट लेकर मैं क्या करूँगा? अंबर चौकी से बाहर निकलकर घर की तरफ रवाना हो गया। नाग वापस घर पहुँच कर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अंबर को देखकर कहा, वो कमबख्त बच गया ना? अगर वो ना बचता तो मैं यहाँ किस तरह आता? चलो ये बला भी सर से टल गई। सुबह उठकर जब मारिया और उसके बाप को मालूम हुआ कि अंबर भी रिहा होकर आ गया है तो उसने खुशी से उसे सीने से लगाया और कहा, अंबर बेटा, मैं बेहद खुश हूँ कि तुम आज़ाद होकर आ गए, मगर कोतवाल ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? वो तो बड़ा कमीना और जालिम इंसान है। अंबर ने एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। अंबर और नाग ने शहर में एक जगह हवेली किराए पर हासिल कर ली। अंबर ने दवाओं का धंधा शुरू कर दिया। नाग ने इधर उधर से सांप पकड़कर मनकों में बंद कर दिए और उसका कारोबार शुरू कर दिया। दिन में 2-3 सांप बिक जाते थे। अंबर भी 4-5 मरीजों का इलाज करके थोड़ा बहुत कमा लेता। इस तरह वो कम से कम बाबा और मारिया पर बोझ बने रहने से बच गए। वो अपनी कमाई करके खाना चाहते थे। उधर कमीना खसलत रोमन कप्तान को जब पता चला कि उसकी बेइज्जती करने वाला अंबर भी हवालात से रिहा होकर चला गया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने ख़ास सिपाही से कहा, मेरी बेइज्जती है कि मेरा दुश्मन इस बस्ती शहर में मेरी आंखों के सामने दंदनाता फिरे और मैं उसके खिलाफ कुछ ना कर सकूं। सिपाही ने कहा, हुजूर हुक्म करें, जो कहेंगे वैसा होगा। मैं आपका नमकख्वार हूँ, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। कप्तान ने कहा, उस बुढ़े खुसट की बेटी को उठा कर ले आओ। मैं उसे ग़ुलाम बनाकर किसी ऐसे जालिम सौदागर के हाथ फरोख्त कर दूंगा कि फिर सारी उम्र रो रो कर गुजारेगी। ऐसा ही होगा सरकार। एक सुबह को नाग और अंबर अपने काम पर चले गए तो मारिया का बाप भी अंजीरों के बाग में ज़मीन की गोडी करने चल दिया। घर में मारिया अकेली रह गई। वो बकरियों को पानी पिलाने के बाद उनका दूध मटके में दूध दो रही थी कि एक बूढ़ी औरत कमर पर हाथ रखे लाठी टेकती हुई सहन में आई और बोली, बेटी खुदावन तुम्हारा भला करे, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा? मारिया बड़ी नेक दिल और नरम दिल की लड़की थी। उसने कहा, अम्मा जी आप बैठ जाएं, मैं अभी आपको दूध डाल कर देती हूँ। बूढ़ी औरत सहन में ज़मीन पर बैठ गई।
وہ بڑی مکار نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اصل میں یہ ایک بڑی سی چالاک عورت تھی جسے رومی کپتان نے ماریا کو اغوا کروانے بھیجا تھا۔ ماریا نے مٹی کے پیالے میں دودھ ڈال کر بڑھیا کو پیش کیا۔ بڑھیا دودھ پینے لگی۔ دودھ پی کر اس نے ماریا کو دعائیں دینی شروع کر دی اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک شیشی نکال کر بولی، بیٹی تم نے اس غریب عورت کو دودھ پلا کر اس کا دل جیت لیا۔ میں تمہیں خوش ہو کر ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ تم ساری عمر یاد کرو گی۔ ماریا نے خوش ہو کر کہا، ماں جی اس کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کی خدمت تو ہمارا فرض ہے۔ خدا تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے بیٹی، تم بہت نیک دل لڑکی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں خوش ہو کر یہ خالص کستوری کا عطر تحفے میں دے رہی ہوں۔ میں نے ختن کے صحراؤں میں رہنے والے خاص سیاہ ہرن کے نافے سے حاصل کیا ہے، یہ لو۔ ماریا نے عطر کے چمڑے کی کپی بڑھیا کے ہاتھ سے لے لی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی اسے دیکھنے سے تمہیں کیا پتہ چلے گا، اسے ذرا سونگھ کر دیکھو، یہ کستوری کا عطر ہے۔ ماریا نے کپی کھول کر اسے ناک کے ساتھ لگایا۔ جوں ہی اس نے سانس اندر کی طرف کھینچا، ایک تیز بو اس کے دماغ کو چڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس بڑھیا نے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر کسی کو اشارہ کیا۔ فوراً کھجوروں کے درختوں میں سے 2 گھڑ سوار اندر آ گئے۔ انہوں نے بے ہوش ماریا کو ایک لبادے میں ڈھانپ دیا اور اٹھا کر گھوڑوں پر ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ بوڑھی مکار عورت نے اپنا تھیلا سنبھالا اور وہ بھی وہاں سے نکل گئی۔ ماریا کو بھگا کر لے جانے کے بارے میں اس کے بوڑھے باپ کو علم نہ ہو سکا۔ وہ بیچارہ باغ میں اپنا کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ گھر میں چل کر دودھ پیا جائے، چنانچہ اس نے لکڑی کا پھاوڑا وہیں رکھا اور گھر آ گیا۔ صحن میں بکری بندھی تھی، دودھ کا مٹکا اسی طرح زمین پر پڑا تھا۔ بوڑھے کا ماتھا ٹھنکا کہ ماریا تو کبھی دودھ کے مٹکے کو اس طرح زمین پر ننگا رکھ کر کہیں نہیں گئی۔ اس نے ماریا کو آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ آوازیں دیتا کوٹلی کے اندر آ گیا۔ ماریا وہاں بھی نہیں تھی۔ اب وہ بے چین ہو کر ماریا کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ وہ باغ میں بھی آ گیا۔ اس نے سارا باغ، سارا مکان چھان مارا، مگر ماریا وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ وہ تو اس وقت ظالم سپاہیوں کے گھوڑوں پر بے ہوش پڑی تھی، کسی نامعلوم مقام کی طرف جا رہی تھی۔ بوڑھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی بیٹی کی جدائی میں رونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کسی نے دشمنی کی ہے اور اس سے کسی بات کا بدلہ لیا ہے۔ دوپہر کے بعد امبر اور ناگ گھر آئے تو بوڑھے نے انہیں ماریا کی گمشدگی کی خبر سنائی۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ ماریا کو کون اغوا کر کے لے گیا۔ ناگ نے کہا، امبر میں نہ کہتا تھا کہ وہ کمینہ رومن کپتان اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا، چنانچہ یہ کام اسی کا ہے۔ اسی بدبخت نے ماریا کو اغوا کروایا ہے، اب خدا جانے وہ اسے کہاں لے گیا۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری بچی کو برباد ہونے سے بچاؤ، نہیں تو میں سر پٹک پٹک کر اپنی جان دے دوں گا۔ امبر نے ماریا کے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بابا آپ گھبرائیں نہیں، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو سوچنے کا موقع دیں، ہم ماریا کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اس طرح رونے اور گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی رات امبر اور ناگ سر چھوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ماریا کو کہاں تلاش کیا جائے۔ ایک بات کے بارے میں پختہ یقین تھا کہ اسے سوائے رومن کپتان کے اور کسی نے اغوا نہیں کیا۔ محلے میں انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی، مگر اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت محلہ بالکل خالی تھا، کسی نے بھی ماریا کو اغوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ناگ بولا، کچھ بھی ہو، ماریا کو اسی کمینے نے اغوا کیا ہے۔ امبر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب سوچنے کی بات ہے کہ ماریا کہیں کسی جگہ قید رکھی گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے رومی کپتان اسے شاہی محل کے کسی کوٹلی میں بھی بند کر دے گا۔ ناگ نے پوچھا، مگر خالی اغوا کر لینے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ وہ محض انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے مختلف ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسے ضرور کسی پردہ فروش کے ہاتھ بیچ دے گا۔ ناگ پریشان ہو کر بولا، خدا نہ کرے ایسی ہو، یہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی۔ بہرحال ہمیں ہر قسم کے برے حالات کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہمارا دشمن ایک کمینہ اور حاسد انسان ہے، وہ ہر قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ ناگ نے امبر سے کہا کہ وہ کنیز کارمیلا کی روح سے کیوں مدد نہیں لیتا، وہ اسے بتا سکتی ہے کہ ماریا کس جگہ پر ہے۔ امبر نے کہا، یہ خیال تو میرے ذہن میں آیا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اسے تکلیف دینا اچھا نہیں، ہم خود ماریا کو تلاش کر لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو روح سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماریا کس جگہ قید ہے، بس، باقی اس کو آزاد کرانے کا سارا کام ہم خود کر لیں گے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں روح کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ دونوں انجیر کے باغ میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ناگ وہاں سے ہٹ کر پرے ہو گیا کیونکہ امبر روح کو تنہائی میں ملنا چاہتا تھا۔ امبر نے روح کو آواز دینی شروع کر دی۔ کافی دیر پکارنے کے بعد کارمیلا کی روح ظاہر ہو گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، امبر یاد رکھو، ہم اس بستی میں بہت کم آ سکتے ہیں، کیونکہ اس بستی میں خدا کا ایک بزرگ نبی رہتا ہے اور لوگوں کو سچائی اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے۔ تم نے بلایا تو میں بڑی مشکل سے اجازت لے کر آئی ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے، کہ تم نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا، میں انکار نہیں کر سکتی۔ امبر نے کہا، اے چھیرو، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں
کہ तुम ने मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाई और मेरी इज्जत अफसाई की। कार्मिला की रूह ने पूछा, बताओ तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? अंबर ने सारा मकसद खोलकर रूह के सामने बयान कर दिया। रूह एक गहरा सांस लेकर बोली, जिस लड़की के बारे में तुमने मुझसे पूछा है वो इस बस्ती में नहीं। फिर वो कहाँ होगी? वो इस मुकद्दस शहर से 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर कल एक गुमनाम जंगल के खंडर में पहुंच जाएगी। बस इससे ज़्यादा मैं यहाँ ठहर नहीं सकती, खुदा ने के मान। इतना कहकर रूह गायब हो गई। अंबर ने नाग को सब कुछ बता दिया जो रूह से कह गई थी। मारिया भी रास्ते में है, उसे इस बस्ती से 1 दिन और 1 रात के फासले पर एक जंगल के किसी खंडर में ले जाना चाह रहा है। अंबर ने नाग से कहा, हम मारिया का पीछा करेंगे। नाग ने कहा, ठीक है, हम सुबह सुबह रवाना हो जाएंगे। अभी सूरज नहीं निकला था कि दोनों दोस्त बेदार हो गए। उन्हें सफ़र की तैयारी में ज़्यादा वक्त न लगा। मारिया के बाप के मकान को उन्होंने बंद किया, घोड़ों पर सवार हुए और बस्ती से बाहर निकल गए। उनका रुख मगरिब की तरफ था। यही वो रास्ता था जो उस पुरस्रार गुमनाम जंगल को जाता था, जहाँ उन्हें रूह की हिदायत के मुताबिक पहुँचना था। दोपहर तक वो चलते चलते गए। दोपहर के वक्त सूरज में ज़्यादा गर्मी आ गई, रेत तपने लगी और उन्हें बार बार प्यास लगने लगी। एक जगह वो साया देखकर घोड़ों से उतरकर बैठ गए। वहाँ कोई चश्मा भी नहीं था कि घोड़ों को पानी पिला सकते। जानवरों को बड़ी प्यास लगी थी। उस वक्त वो दरियाए उर्दन से बहुत दूर निकल गए थे। थोड़ी देर सस्ताने के बाद वो दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। तीसरे पैर उन्हें हवा में पानी की नमी महसूस हुई। नाग ने कहा, यहाँ करीब ही कोई चश्मा बह रहा है। घोड़े भी पानी की नमी को महसूस करके बार बार हिनहिना रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक हिरन देखा जो एक जगह झाड़ियों में झुककर पानी पी रहा था। दोनों दोस्त वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक छोटा सा चश्मा मिल गया जिसका शफाफ मीठा पानी उबल उबल कर ज़मीन से निकल रहा था। ये कुदरती चश्मा था। उन्होंने सबसे पहले घोड़ों को जी भर कर पानी पिलाया। उसके बाद खुद मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम किया। वो आगे चल पड़े। शाम के बाद रात आ गई। आसमान पर तारे निकल आए। एक जगह रेत पर उन्होंने जली बुझी लकड़ियाँ और राख बिखरी देखी। वो समझ गए कि मारिया को अगवा करने वाले सिपाही कुछ देर यहाँ ठहरे थे। इसका मतलब था कि वो दुरुस्त रास्ते पर जा रहे थे। उन्होंने राख पर हाथ लगाकर महसूस किया कि राख अभी गर्म थी। अंबर ने कहा, राख गर्म इस बात का इशारा कर रही है कि सिपाही यहाँ से दूर नहीं। अगर हम रात भर मुसलसल सफ़र करते रहे तो सुबह उन्हें जंगल में जा लेंगे। हाँ, मगर हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा क्योंकि सिपाही हर तरफ से चौकन्ने होंगे और उनके पास असला भी होगा, जबकि हमारे पास सिवाय तलवारों के और कुछ नहीं। अंबर ने कहा, दोस्त तुम फिक्र ना करो, हम सच्चाई पर हैं और एक नेक काम करने घर से निकले हैं, इसलिए फ़तह हमारी आखिर होगी। दुश्मन ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। दोनों दोस्त सारी रात चलते रहे। सुबह सुबह वो एक जंगल के किनारे पहुंच गए। ये जंगल एक अजीबो गरीब किस्म का पुरस्रार था। सहराओं में ऐसे जंगल नहीं हुआ करते क्योंकि सहराओं में पानी होता ही नहीं और जंगल के लिए पानी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। वो जंगल के अंदर दाखिल होके यहाँ जैतून और जंगली खजूरों के झुंड खड़े थे। कांटेदार झाड़ियाँ इस कदर ज़्यादा उगी हुई थी कि उनके लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा था। एक चीज़ जो उन दोनों ने महसूस की कि वो जंगल की गहरी खामोशी थी। जंगल की फ़िज़ा में एक पुरस्रार जादू भरी खामोशी छाई हुई थी। हवा बिल्कुल बंद थी और दरख्तों का एक पत्ता तक भी नहीं हिल रहा था। नाग ने कहा, बड़ा पुरस्रार जंगल है, मुझे तो ये जंगल बदरूहों का मस्कन मालूम होता है। अंबर ने चारों तरफ देखकर कहा, महसूस तो मुझे भी ऐसा हो रहा है, मगर इस किस्म के जंगल इन इलाकों में नहीं हुआ करते। तो क्या ये कोई जादू का जंगल है? जादू का जंगल हमारे सामने ज़्यादा देर तक जादू कायम नहीं रह सकता। ये सचमुच का जंगल है। हाँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ बदरूहें ज़रूर रहती होंगी। मुझे कभी कभी उनकी पुरस्रार सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। नाग ने फ़िज़ा में सूंघकर कहा, क्या हम किसी बदरू को बुलाकर उससे बात करें? इसकी क्या ज़रूरत है? बदरू बेचारी खुद परेशान होती है, खुद भटक रही होती है। वो हमें क्या बताएगी? भला जो कुछ बताना था वो कनीज़ कार्मिला की नेक रूह हमें बता चुकी है। इसी तरह बातें करते हुए वो दोनों दोस्त जंगल के एक घने हिस्से में पहुँच गए। अब उन्हें उस खंडर की तलाश थी जिसका निशान कार्मिला की रूह ने बताया था और जहाँ उसकी बशारत के मुताबिक मारिया 2 रोज़ पहले पहुँचकर छुपा दी गई होगी। यहाँ जंगल इस कदर घना था कि हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें रास्ता बनाने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। हर तरफ खारदार झाड़ियों के झुंड और खजूर के दरख्त खड़े थे। खंडर का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। अंबर ने हैरानी से पूछा, वो खंडर कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्मिला की रूह को मुगालता हुआ हो? अंबर ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम गलती खा सकते हैं मगर एक नेक इंसान की रूह गलती नहीं खा सकती। उसने हमें ठीक इशारा बताया है। खंडर यहीं कहीं जंगल में मौजूद है, हमें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। नाग बोला, इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा निशान भी नहीं मिल रहा जिससे जाहिर हो कि यहाँ से सिपाही मारिया को लेकर गुजरे हैं। अंबर कहने लगा, दोस्त तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए। मारिया इन लोगों के पास खंडर में मौजूद है। हमें सिर्फ खामोशी से खंडर को तलाश करना है और बस, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन खंडर के गिर्द दुश्मन ज़रूर चौकी पर पहरा दे रहा होगा। दोस्त, एक बार हम पहुँच जाएँ तो फिर मारिया को वहाँ से निकालना ज़्यादा मुश्किल ना होगा।
ایک بڑا سا خرگوش ان کے آگے سے پھدکتا ہوا گزر گیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے درمیان ایک چھوٹی سی جھیل پر پہنچ گئے۔ یہ جھیل سبز رنگ کے پانی کی تھی، جس کی سطح پر گہرے سبز رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ کائی کے جھنڈ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ امبر نے کہا کھنڈر ضرور یہیں کہیں ہوگا۔ ناگ بولا کمبختوں نے خوب جگہ ڈھونڈ کر نکالی ہے، اس سے زیادہ محفوظ جگہ بھلا اور کون سی ہوگی؟ انہوں نے جگہ تو ٹھیک چنی ہے۔ امبر اور ناگ نے کھنڈر کی تلاش شروع کر دی۔ وہ تھک کر چور ہو گئے تھے اور انہیں پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے گھوڑوں کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، انہیں بھی پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ پھر زیتون کے درختوں تلے سائے میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کھنڈر کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ کھنڈر ان کے پیچھے ایک گھنے درخت کے سائے میں تھا، مگر اس وقت ان کی نگاہ وہاں نہیں گئی تھی۔ ماریا اس کھنڈر میں پہنچا کر چھپا دی گئی۔ 4 خونخوار قسم کے حبشی غلام وہاں پہرا دے رہے تھے۔ ویسے بھی اس جگہ چڑی بھی پر نہ مار سکتی۔ اس کھنڈر میں کبھی کسی کا گزر نہ ہوا تھا۔ ماریا کھنڈر کے نیچے نیم روشن نرداری سے ہو کر ایک ایسی کوٹڑی میں پہنچا دی گئی جہاں دیواروں میں کوئی کھڑکی اور کوئی روشن دان نہیں تھا، بس ایک سوراخ تھا جس کے آگے لوہے کا زنگ خوردہ جنگلہ لگا تھا۔ اس جنگلے کو ہٹا کر ماریا کو کوٹڑی میں دھکیل دیا گیا اور پھر دوبارہ جنگلہ چڑھا دیا گیا۔ وہ حبشی غلام ننگی تلواریں اور تیر کمان لیے اس راتاری میں پہرا دے رہے تھے اور 2 حبشی غلام کھنڈر کے باہر پہرے پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد امبر نے کہا میرا خیال ہے ہم کھنڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں گھوڑوں کو اسی جگہ چھوڑ کر چھپ کر کھنڈر کا سراغ لگانا چاہیے۔ دشمن کو ہماری ذرا سی بھی آہٹ مل گئی تو وہ چوکس ہو جائے گا۔ تم ہلاک نہیں کیے جا سکتے، مگر تلوار کا ایک ہی وار میرا کام تمام کر دے گا۔ امبر نے کہا ناگ دوست مجھے اتنا بتا دو کہ اگر خدا نہ کرے کہ تم دشمن کی تلوار کاٹ کر رکھ سے تو پھر تم واقعی مر جاؤ گے یا کچھ دیر بعد زندہ ہو جاؤ گے؟ ناگ نے مسکرا کر کہا اگر میں سانپ کی شکل میں یا انسان کی شکل میں ہلاک کر دیا جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ میری لاش کو اسی وقت اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور لکڑی کے ایک صندوق میں زیتون کے پتے بچھا کر بند کر دو۔ ہر روز صبح و شام صندوق کھول کر میری لاش کو ہربل سلگا کر دھونی دو۔ 1-2 ہفتے تک یہ عمل جاری رکھنے کے بعد صندوق کو بند کر دو اور 1 مہینے سے پہلے مت کھولو۔ 1 مہینے بعد جب تم صندوق کھولو گے تو مجھے صندوق کے اندر زندہ پاؤ گے۔ امبر نے پوچھا اور اگر اتفاق سے میں صندوق نہ کھول سکا تو کیا ہوگا؟ ناگ نے کہا اگر تم صندوق نہ کھول سکو گے تو میں صندوق کھول کر اپنے آپ باہر آ جاؤں گا، لیکن میری لاش کو صندوق بند کر کے ہربل سلگانا شرط ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکوں گا۔ امبر نے کہا یہ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں انجان ہی تھا۔ اب کم از کم میرے ہوتے ہوئے تم مر نہیں سکتے۔ ناگ بولا ویسے بھی جب کوئی شخص مجھ پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو مجھے ایک خفیہ طاقت خبردار کر دیتی ہے اور میں حملے سے بچ جاتا ہوں۔ سانپ کی شکل میں مجھ پر بڑی پھرتی آ جاتی ہے اور میں دشمن کے ہر حملے سے بچ سکتا ہوں۔ انسان کے روپ میں تھوڑا سست ہو جاتا ہوں، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر حملہ ہوا تو مجھے خبردار کر دینا۔ فکر نہ کرو، تم پر حملہ کرنے والوں کو میں خود ہلاک کروں گا۔ اس کے بعد دونوں دوست جھیل کنارے سے نکل کر ساتھ والے جنگل میں کھنڈر کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ اپنے گھوڑے انہوں نے وہیں چھوڑ دیے۔ جنگل میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ جنگل سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، کوئی پرندہ تک نہ تھا۔ سچ مچ وہ کوئی بدروحوں کا جنگل تھا جہاں بدروحوں اور بھوتوں کے ڈر سے جانور اور پرندے بھی بھاگ گئے تھے۔ اچانک ایک جھاڑی میں سے سیاہ رنگ کا ناگ اپنا پھن پھیلا کر امبر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امبر نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ناگ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے ابھی سانپ کو نہیں دیکھا تھا۔ کالے سانپ نے امبر کے سامنے جھومنا شروع کر دیا اور ڈسنے کی تیاری کرنے لگا۔ امبر بالکل نہ گھبرایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر سانپ اسے ڈس بھی لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ اسی طرح سانپ کے سامنے کھڑا مسکراتا رہا۔ سانپ نے لپک کر امبر کے ہاتھ پر ڈس دیا۔ امبر نے اسی وقت دوسرے ہاتھ سے سانپ کو پکڑ کر قابو میں کر لیا۔ سانپ بڑا حیران ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آج تک جس شخص کو بھی کاٹا تھا وہ آنن فانن مر گیا۔ یہ شخص نہ صرف زندہ تھا اور اس پر اس کے خطرناک زہر کا اثر ہی نہ ہوا بلکہ الٹا اس نے اسے قابو میں کر لیا۔ اتنے میں امبر کا دوست ناگ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے امبر کے ہاتھ میں ایک سیاہ پھندار سانپ دیکھا تو پوچھا ارے یہ کمبخت کدھر آ گیا؟ امبر نے کہا اس نے میرے ہاتھ پر ڈس لیا ہے۔ ناگ بولا اس کی یہ ہمت، ادھر لاؤ اسے۔ ناگ سانپ کی طرف بڑھا تو یکا سانپ کا پھن سکڑ گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور امبر کے ہاتھ میں لرز اٹھا۔ سانپ نے محسوس کر لیا کہ جو شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ سانپوں کا شہزادہ سانپ ہے۔ ناگ نے آگے بڑھ کر سانپ کو اپنی گرفت میں لیا اور کہا تمہاری یہ ہمت کہ تم نے میرے دوست پر حملہ کرنے کی جرت کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس جنگل میں میں بھی اپنے دوست کے ساتھ آ رہا ہوں؟ سانپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی جواب دے سکے، لیکن وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، یوں لگتا اس پر غشی طاری ہونے والی ہے۔ سانپ ناگ کی بات سمجھ کر بھی سن رہا تھا مگر ان باتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ناگ نے کہا تمہاری یہی سزا ہے کہ اب تم غلام بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے بھاگ نہیں سکے گا کیونکہ میں نے تمہیں اپنا غلام بنایا ہے، اور سانپ شہزادے کا غلام
सांप भागने की कोशिश करता है तो अपने आप जल कर राख हो जाता है। चलो मेरे साथ साथ। स्याह कोबरा नाग के साथ साथ चलने लगा। अंबर ने कहा, यार इस मुसीबत को साथ क्यों ले लिया? नाग ने कहा, मैं इससे ख़तरनाक काम लूँगा। अगर ये मर भी गया तो मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसको माफ़ ना कर दें? अंबर ने कहा, हरगिज़ नहीं। हमारी दुनिया में माफ़ी के नाम की कोई चीज़ नहीं। हर गुनाह करने वाले को सज़ा मिलकर रहती है। उसने एक ज़बरदस्त असूल तोड़ा है। मेरे साथ वाले किसी दोस्त को कोई सांप हलाक करने की कोशिश नहीं कर सकता, इसलिए इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अंबर ने कहा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। इस कहानी के अगले हिस्से का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।